हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण इंस्टीट्यूट पर। जी फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एडवर्ब क्लॉज की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते थे। जी फ्रेंड्स, रूल नंबर 4 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था और आज की क्लास में हम रूल नंबर 5 से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कैसे हम कंजंक्शन से यानी एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शन की सहायता से उनको कंबाइन करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे फ्रेंड्स, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस्ड होकर क्लास को देखिए। और जहां तक है, अगर देखते हैं अगर समय बचता है तो आज की ये क्लास हमारी संस्कृत की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ से इंग्लिश सब्जेक्ट की स्पेशली कराई जा रही है ताकि आप भी इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पास करें, ठीक है। आपके छोटे छोटे स्टेप्स, सभी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो तुरंत कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आइए देने करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड्स, रूल नंबर 5, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि रूल नंबर 5 हमारा क्या है। देखिए रूल नंबर 5, जब दो वाक्यों में यानी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो दो या दो से अधिक वाक्यों में विपरीत भावों का बोध होता है, तब ऐसे वाक्यों को दो या फिर आल दो का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। दो का मतलब होता है भैया यद्यपि, ठीक है, और आल दो का मतलब होता है यद्यपि और फिर भी। यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही ट्राइड हार्ड, उसने कठिन कोशिश की, ठीक है। ही कुड नॉट गेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है, वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पा सका। तो उसने कठिन कोशिश की, ठीक है, फिर भी वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पा सका। तो यहां आप बनाएंगे, आल्दो से बनाते हैं, आल्दो। अब ही, ठीक है, ट्राइड हार्ड, यहां पर लगाएंगे कॉमा और इस वाले सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो आल्दो ही ट्राइड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन कोशिश की, कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट, ठीक है, गेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ठीक, तो आल्दो ही ट्राइड हार्ड, यद्यप उसने कठिन कोशिश की, कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट गेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फिर भी, तो कॉमा का मीनिंग क्या है, फिर भी वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पा सका। एंड आवर सेकंड सेंटेंस, वी आर पुअर, हम गरीब हैं, बट लेकिन वी विल सेंड आवर चिल्ड्रन, लेकिन हम अपने बच्चों को भेजेंगे इन अ गुड स्कूल, एक अच्छे विद्यालय में। तो देखिए, यद्यपि हम गरीब हैं फिर भी हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे, यानी यहां भी हम दो से इसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। तो दो, वी आर पुअर। अगर हम चाहें तो यहां दो के बाद कॉमा भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो येट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो वी आर पुअर येट, बट को देंगे हटा यहां से, ठीक है। बी विल सेंड आवर चिल्ड्रन इन अ गुड स्कूल, राइट। यानी दो वी आर पुअर, यद्यपि हम गरीब हैं, yet यानी फिर भी we will send our children in a good school। आप चाहे तो यहाँ पर yet लगा सकते हैं या फिर कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट रूल, जो कि हमारा रूल नंबर 6। प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं रूल नंबर 6 को बहुत ही डिटेल। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य से असमर्थता का बोध होता है, तब उसे सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करके एडवर्ब क्लॉज बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, पहले वाक्य में वेरी या मच, ठीक, जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। देखिए यहाँ पर वेरी लगा हुआ है या मच लगा हुआ है, ऐसे शब्द, ठीक है, लगे रहते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसे हम सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करके कंबाइन करेंगे। आइए करते हैं सेंटेंस को कंबाइन। ही वाज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट, ठीक, बाय अ बाइसिकल, वह एक साइकिल नहीं खरीद सका। वह इतना गरीब था कि एक साइकिल नहीं खरीद सका। इसी से बनेगा ना
कि वह इतना गरीब था कि एक साइकिल नहीं खरीद सका। इस तरह हम बना देंगे तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए क्या होगी, यानी ही वाज, अब ध्यान रखिएगा ये जो वेरी और मच लगा है इसे हम हटा देंगे, इसके स्थान पर हम लगाएंगे सो। क्लियर, यानी ही वाज सो। अब लिखेंगे हम अपने एडजेक्टिव को यानी पुअर। अब यहाँ पर ये जो दैट लगा है यहाँ पर दैट लिखेंगे। अब सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो ही वाज सो पुअर दैट। क्लियर, अब पूरा छाप दीजिए, ही कुड नॉट बाय अ बाइसिकल। राइट, मीनिंग क्या निकला, ही वाज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि he could not buy a bicycle, वह एक साइकिल नहीं खरीद सका। और सेकेंड सेंटेंस I was, ठीक है, अब लिखिए I was, यानी I was much tired, मैं, ठीक, much tired यानी ज्यादा थका था, यानी अत्यधिक थका था। I did not work anymore, ठीक है, मैंने और ज्यादा काम नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए I was, much को हटाएंगे, यहाँ पर so लिखेंगे, अब लिखेंगे हम tired, तो I was so tired। अब यहां पर लिखेंगे हम that I did not, छाप दीजिए पूरा यहीं से इसे, I did not work anymore। इसका मीनिंग निकाल कर बताइए हमें, क्या कमेंट करिए। हाँ, आप सभी लोग कमेंट करिए इसका हिंदी मीनिंग। I was so tired that I did not work anymore। यहाँ पर देखिए I was, मैं था, so tired, इतना थका कि I did not work anymore, कि मैं और ज्यादा काम, यानी मैंने और ज्यादा काम नहीं किया। मेरे फ्रेंड्स लोगों से यहाँ पर सोचते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में एक कार्य पहले और दूसरे में कार्य बाद में होने का बोध होता है तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और यदि उससे पहले का बोध होता है तो बिफोर का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द पेशेंट डाइड, यानी मरीज मर गया। द डॉक्टर केम आफ्टरवर्ड, यानी डॉक्टर इसके बाद आया। तो देखिए यहाँ पर आफ्टर के प्रयोग के द्वारा हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, ठीक है, यानी द डॉक्टर केम, ठीक है, पहले इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे, डॉक्टर केम आफ्टर। अब द पेशेंट, यहां पर हमारा पास्ट परफॉर्म में बनेगा, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड। क्यों, मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर आया, ठीक है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस इसे समझते हैं। देखिए द सन रोज, यानी सूरज निकला। ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक, वह अपना काम नहीं पूरा कर चुका था। तो वह अपना काम नहीं पूरा कर चुका था सूरज निकलने से पहले। इस प्रकार बनाइए आप, तो इस वाले सेंटेंस को आगे लिखिए, यानी ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। अब बिफोर का प्रयोग करिए, बिफोर द सन रोज। क्यों, यानी ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम नहीं पूरा कर चुका था बिफोर द सन रोज, यानी सूरज निकलने से पहले। तो मेरे फ्रेंड दिस वाज आवर रूल नंबर 7। अब आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 8 को। डिफरेंस रूल नंबर 8 को समझते हैं। यहाँ पर देखिए सिंस को बीच में लिखते हैं, यानी यहाँ पर हम सिंस के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, यानी सिंस को बीच में लिखते हैं। सिंस के पहले वाला जो हमारा वाक्य होता है, ठीक है, सदैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और बाद वाला पास्ट इंफिनिट में होता है। आइए करते हैं इसे कंबाइन। देखिए He went to Mumbai, वह मुंबई गया। He has not written us any letter since then, तब से उसने हमें कोई पत्र नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर He went to Mumbai, तो बीच में क्या लिखा, since। अब देखिए सिंस के पहले वाला वाक्य सदैव प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा है, ये वाला हमारा सेकंड वाला है, यानी ये वाला आगे रहेगा, यानी ही हैज नॉट रिटन अस, ठीक है। थोड़ा इधर आगे कर लेते हैं, एनी लेटर। अब यहां पर लिखते हैं सिंस। काम क्या करेंगे हम, यहाँ पर सिंस लगा हुआ है तो इसे देंगे हटा, ठीक है, और इस देन को भी देंगे हटा। यहाँ पर लगाया सिंस। अब दूसरे वाले सेंटेंस को छाप दीजिए,
went to मुंबई। मीनिंग क्या निकला? he has not written us any letter, उसने कोई पत्र हमें नहीं लिखा है। since मतलब होता है भैया जब से, ठीक है, जब से he went to मुंबई, वह मुंबई गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है आपको कि सिंस के पहले वाला उपवाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है नहीं पहले वाला, और बाद वाला पास्ट परफेक्ट, राइट। एंड सेकंड सेंटेंस, रामू गेव अप प्लेइंग क्रिकेट, रामू ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। ही हैज नॉट सेट हिज फीट, उसने अपना पैर नहीं रखा है इन दिस ग्राउंड, इस मैदान में। तो यहाँ पर आप पहचान सकते थे सिंस लगा हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंस और देन कोई भी नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी ये वाला सेंटेंस पहले बनेगा, यानी ही हैज, यहाँ पर सॉरी नॉट होगा, ठीक, ही हैज नॉट सेट हिज फीट इन दिस ग्राउंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, ऐसे पूरा छाप दीजिए, रामू गेव अप प्लेइंग क्रिकेट, रामू गेव अप प्लेइंग क्रिकेट, यानी ही हैज नॉट सेट हिज फीट इन दिस ग्राउंड, उसने अपना पैर नहीं रखा है इस मैदान में। सिंस रामू गेव अप प्लेइंग क्रिकेट, जब से रामू ने क्रिकेट खेलना छोड़ा है। तो मेरे फ्रेंड्स ये हमारा था एयर्थ रूल। आइए समझ लेते हैं अपने 9th रूल को। डिफरेंट्स आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 9 को। यहाँ पर देखिए, जब दो वाक्यों में से एक वाक्य से कारण तथा दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध होता है, तब बिकॉज एज या सिंस का प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, वह परीक्षा में फेल हो गया, असफल हो गया। ही वॉज वेरी केयरलेस, तो केयरलेस होने के कारण, यानी कारण व्यक्त हो रहा है यहाँ से और परिणाम व्यक्त हो रहा है यहाँ से, देखिए, ठीक है। तो से कारण तथा दूसरे से परिणाम का बोध होता है, तो लापरवाह होने के कारण ही फेल हुआ है ना, यानी लापरवाही का परिणाम क्या हुआ? फेल हो गया वो। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर बिकॉज की सहायता से कंबाइन कर सकते हैं, एज की सहायता से भी कंबाइन कर सकते हैं और सिंस की सहायता से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले बिकॉज की सहायता से कंबाइन करते हैं। तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, बनाइए इसे, एग्जामिनेशन बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी केयरलेस, क्योंकि वह बहुत लापरवाह था। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड सेंटेंस, रामू मेड अ नॉइज इन द क्लास, रामू ने कक्षा में शोर मचाया, द टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे दंडित किया। अब देखिए सिंस का प्रयोग और एज का प्रयोग चूंकि के अर्थ में होता है, ठीक है, या क्योंकि के अर्थ में होता है जब ये सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस रामू मेड अ नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, फिर लिखेंगे दूसरे सेंटेंस को, द टीचर पनिश्ड हिम। मीनिंग क्या निकला? सिंस रामू मेड अ नॉइज इन द क्लास, चूंकि रामू ने ठीक कक्षा में शोर मचाया, इसलिए, यहाँ पर कॉमा का मतलब है इसलिए, द टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे दंडित किया। और सेम मीनिंग हो जाता है हमारा अगर हम एज लगाते हैं, यानी एज रामू मेड अ नॉइज इन द क्लास, क्योंकि रामू ने कक्षा में शोर मचाया इसलिए द टीचर पनिश्ड हिम, यानी चाहे आप सिंस का प्रयोग करिए चाहे एज का प्रयोग करिए। अब इसको हम बिकॉज का प्रयोग करके कैसे कंबाइन कर सकते थे? देखिए यहाँ पर, द टीचर पनिश्ड रामू बिकॉज ही मेड अ नॉइज इन द क्लास, यानी बिकॉज का प्रयोग करके इस तरह से इसे कंबाइन कर सकते थे। तो मेरे फ्रेंड्स ये था आपका रूल नंबर 9। अब जो आपके 4 से 5 रूल बच गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में होंगे, उसके साथ ही हमारा संस्कृत का चैप्टर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, फिर हम डायरेक्टली मिलेंगे आपसे ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा एडवर्ब क्लास से रिलेटेड, और बचे हुए रूल्स को आगे वाली क्लास में हम देख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स मिलेंगे कल शाम। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। मिलेंगे कल शाम, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमारो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।